दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार की परिस्थितियां भारत पाक के द्विपक्षीय संबंधों और द्विपक्षीय तनाव के बीच बनी हुई है, उस परिस्थिति में भारत सरकार की विदेश नीति, दक्षिण एशिया का की अस्थायी शांति का मसला और तीसरे पक्ष की मध्यस्थता, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां और इन सब के बीच भारत के अंदर जीत की घोषणा की करीब करीब गुंजाइश दिखने के बाद, यानी जीत का माहौल होने के बावजूद सन्नाटा क्यों है? आखिर जीत के बाद कोई भी देश इस तरह से चुप नहीं रहता। स्वाभाविक है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातांत्रिक देश में सत्ता से सवाल पूछने की परंपरा है और उस परंपरा का हम निर्वहन कर रहे हैं। जब तक सीज फायर घोषित नहीं हुआ था, तब तक कम से कम इस मुद्दे पर हमने अपने आप को सवालों से दूर रखा था, क्योंकि उस वक्त की मांग यही थी। लेकिन अब जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में क्या नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री साबित हुए हैं? क्या है ऐसी परिस्थितियां जिसमें सारी की सारी जो सामरिक नीति है, सारी की सारी जो विदेश नीति है और दक्षिण एशिया में भारत की जो भूमिका रही है, वो उस भूमिका को अब नए सिरे से परिभाषित किए जाने या मजबूरी वश परिभाषित हो जाने की परिस्थितियां दिख रही है। उन्हीं सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय सेना में लंबे वक्त तक एक आर्म्ड पायलट की भूमिका निभा चुके के सिंह साहब। जी सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। बोलिए। सर, पहला सवाल आपसे यही है कि आखिर क्या माना जाए इसे? सीज फायर की जो परिस्थितियां बनी, सीज फायर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो माहौल बना, डोनाल्ड ट्रंप के जो दावे हुए, इन सब पर हम सिलसिलेवार ढंग से आएंगे। लेकिन पहला और सीधा सवाल आपसे यही है, जो शोले फिल्म में आपने देखा होगा, वो इमाम साहब का जो बड़ा चर्चित डायलॉग है, इतना सन्नाटा क्यों? तो इतना सन्नाटा क्यों? इतना सन्नाटा का ही कारण है कि जो भारत की जनता इस हवा में पूरी तरह आ चुकी थी। युद्ध उन्माद को पूरी तरह फैलाया गया था पिछले 2 हफ्ते से युद्ध शुरू होने से पहले। हर रोज मीडिया, हमारी गोदी मीडिया हो, वह कभी पूरे के पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करने की बात कर रही थी। वह आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करने की बात कर रही थी और दिखा रही थी कि हम बहुत ताकतवर हैं, पूरी बराबरी है। और जिस तरह से युद्ध शुरू हुआ और जो दिखाए जा रहे थे, 3 या 4 दिन तक तो युद्ध ही चला। उससे हमने लाहौर को बर्बाद कर दिया, कराची पे भी बमबारी की और वास्तव में कई उनके एयर बेस और आर्मी बेस के ठिकानों पे हमने आक्रमण भी किए। इसमें संदेह नहीं है, उनके जहाज़ों को भी संभवतः मारा है। लग रहा था कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हालाँकि ग्राउंड फोर्सेस दोनों तरफ से कहीं आगे नहीं बढ़ रही थी। यानी वहाँ पे आर्मर्ड व्हीकल की आदान-प्रदान नहीं था, मैक्सिमम आर्टिलरी यानी तोप से एक-दूसरे पे हम कर रहे थे। और जब इसकी इतनी उम्मीद बनी पड़ी थी, सब जगह से था अचानक, और वह भी तथाकथित रूप से चौधरी ट्रंप ने, चौधरी के नाम पे काफ़ी मेमे चल रहे, इसलिए मैंने चौधरी शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन उन्होंने अचानक सबकी हवा निकाल दी एक ट्वीट करके कि मैंने इन दोनों के बीच में युद्ध समझौता करवा दिया। और हालाँकि बाद में हमारे डीजीएमओ के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान डीजीएमओ हमारे सामने ये प्रस्ताव लेके आए थे, तब हमने माना। लेकिन यह साफ दिखा कि अंतिम समय में जबकि हम कुछ और कर सकते थे, 4-5 दिन, 6 दिन और हम पाकिस्तानी सेना को, उनके नेवल फोर्सेस को, उनके एयर बेसेस को बर्बाद कर सकने की क्षमता रखते थे, वहां से हम चूक गए। तो नेचुरली ये सन्नाटा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब फल खाते खाते, जीतते जीतते अंतिम समय में हमारे मित्रों ने, हमारे लोगों ने घात कर दिया है। इसीलिए आप देखेंगे ट्विटर पे भी बहुत सारे जो गालियां पड़ रही है, हमारे अपने लोगों के खिलाफ हो रही है, जैसे हमारे वो मिश्री हैं जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं। जी जी। नहीं, एक आपको मैं पुराना इंटरव्यू याद दिलाता हूं, उसकी क्लिप खूब चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक टीवी इंटरव्यू में, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, तब के इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि भाई, बार बार अमेरिका के पास जाकर गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है, पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद करो। अब वही सब चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भारी पड़ रही हैं, जो उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर सवाल उठा रहे थे। और ये सारी परिस्थितियां तब हो रही है जब सीधे सीधे तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की बात आ रही है। और कल का मामला जब आप देखें, कल तकरीबन 4 बजे के करीब खबर आ गई कि 8 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे। तकरीबन आधे घंटे पहले उसके 7:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति की एक वीडियो सामने आती है, वो भी टेलीविजन पर आते हैं।
और वो कहते हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान दोनों को यू गाइज कहकर संबोधित कर रहे हैं। मतलब बड़ा अजीब लगा कि दो नेशन को ऐसे लग रहा है कि यार दोस्तों के बीच में बैठे हुए हैं और किसी को वो इंटिमिडेट कर रहे हो इस तरह से। और जो बात उन्होंने कही जिस भाषा में कि दोनों के साथ व्यापार बंद करने, ट्रेड को स्टॉप करने की बात जब उन्होंने की, तब उसके बाद दोनों सीज फायर पर सहमत हो गए। इसका कोई संतोषजनक जवाब, उम्मीद थी कि आधे घंटे बाद प्रधानमंत्री आएंगे तो उसमें जवाब देंगे, वो जवाब दे नहीं पाए। और जब वो जवाब दे नहीं पाए तो 2013-14 में जो 56 इंच की छाती वाला जो उनका चर्चित जुमला था, जो आज भी काफी चर्चा में रहता है, उस पर सीधा सीधा नुकसान होता हुआ दिखाई दिया। किस रूप में इस पूरे मामले को आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारी विदेश नीति में भी कई समय से चल रहा था, जिस तरीके का था, चाहे वो प्रधानमंत्री करें या विदेश मंत्री करें। और एक एक्सटेंशन था, मतलब हमारे डोमेस्टिक उस पॉलिसी का, जिसमें जनता को कहीं न कहीं ज़बरदस्ती उसको अपने कंट्रोल में रखना था। आइडिया ही से सही, मैं हुँ, यह नहीं कर रहा हूँ कि केवल कानूनी दौर में या पुलिस प्रशासन के द्वारा, हालाँकि उसका भी हाथ था, उसी का एक्सटेंशन था। और उसको यह जुमला बार-बार पिलाने की ज़रूरत पड़ रही थी। जैसे डोज़ होता है कि कोई शराबी हो जाता है तो आज शाम में देते हैं, अगले शाम होते-होते तक हाथ काँपने लगता है, उसको ज़रूरत है कि वह फिर से अल्कोहल कंज़्यूम करे, तो वह इस तरह की स्थिति बन गई थी। प्लस इतने लंबे-लंबे जुमले, इतने लंबे-लंबे इन्होंने खींच दिए थे। मैं इस भाषा का इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपने कहा कि उस समय से बात है जबकि हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होते थे और उस समय के हुँ, प्रधानमंत्री पर, मनमोहन सिंह पर जो कटाक्ष करते थे, वह सारी परिस्थितियाँ फिर घूम के हमारे ऊपर आ रही है, यानी मियाँ की जूती हुँ, मियाँ के सर। तो इसमें हुँ, संदेह नहीं है कि वो चीज़ें हमारे ऊपर फिर से वापस आ रही है। और कुछ चीज़ों में हमारी विदेश नीति का बड़ा एक महत्वपूर्ण अंग था कि कश्मीर जो है, वह हमारा है और भारत-पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हम उससे आपस में सुलझाएँगे, चाहे वो मिलिट्री से हो, चाहे डिप्लोमैटिकली हो या जिस तरीके से हो। और उसमें हमने हुँ, हमेशा बाहर के ताकतों के हस्तक्षेप को नकारा है, चाहे वो अमेरिका हो, कुछ हो। और यहाँ पे ये चौधराहट दिखा रहे हैं और खुलेआम बोल रहे हैं कि हमने साफ कह दिया है कि तुम नहीं करोगे तो हम तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे अमेरिका से हुँ, ट्रेड करने के लिए भारत-पाकिस्तान मर रहा है और उनके हुँ, कहने का लहज़े यही था कि दोनों को, दोनों बच्चे, ये मॉनिटर हैं और दोनों क्लास के छोटे बच्चे हैं या प्रिंसिपल हैं, डाँट रहे हैं, फटकार रहे हैं और उससे हुँ, बहुत हतोत्साहित किया हमारे इंटेलेक्चुअल क्लास को स्पेशली। और यहाँ तक कि हुँ, भाजपा का जो ट्रोल है, जो सोशल मीडिया पे है, चाहे एक्स हो, अ, फेसबुक हो, कहीं भी हो, उसको भी झटका लगा, हुँ, उसको जवाब नहीं मिल रहा। अब दूसरा पक्ष जो है, बिना ट्रोलिंग के, मतलब वो उस तरह की ट्रेनिंग नहीं लिए हुए है, अभी भाजपा का ट्रोल जो उनका टूल होता है, टूल किट कहते हैं, वह मिसिंग, जी, उन्हें नहीं पता चल रहा क्या करें, अपने ही लोगों को गाली देने में लग गए। इसलिए खासकर हमारे लोगों के लिए बहुत झटका है। जी। हुँ। नहीं, आप झटके की बात जो कह रहे हैं, उसमें एक झटका तो पहलगाम की घटना के बाद लोगों के दिलों पर लगा था कि वहाँ जहाँ 2022 तो टूरिस्ट जा रहे हैं, वहाँ सिक्योरिटी पर्सनल क्यों नहीं थे? आज भी कुछ टेररिस्टों को मार मार गिराया है हमारे सुरक्षा बलों ने और उनकी बहादुरी को, सुरक्षा बलों की बहादुरी को हम सैल्यूट करते हैं अपने दर्शकों की तरफ से भी, अपनी टीम की तरफ से भी। सवाल उतना ही भर नहीं है, सवाल ये है कि एक तरफ पाकिस्तान का मसला, दूसरी तरफ ट्रंप ने जो घोषणा की वो उसको टिपिकल ट्रंप ओवररीच माने या उससे कहीं ज्यादा माने, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से उसका कोई जवाब नहीं दिया गया, जबकि हमारा घोषित स्टैंड है कि ये द्विपक्षीय मसला है, किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को हम स्वीकार नहीं करते हैं। उस परिस्थिति में हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि क्या बनी है और हमारी डोमेस्टिक छवि क्या बनी है, घर के अंदर मौजूदा सरकार की स्थिति क्या बनी है? और ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, मैं स्कूल में हुआ करता था सर, शायद तीसरी चौथी कक्षा में, हुँ। लेकिन मुझे याद है यूनाइटेड फ्रंट की सरकार जिसको अटल बिहारी वाजपेयी भानुमति का कुनबा कहा करते थे, हुँ, देवेगौड़ा सरकार थी और विदेश मंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल। हुँ। सीटी बीटी का मसला सामने आया था और सीटी बीटी का मसला जब सामने आया तो इंद्र कुमार गुजराल की वो चर्चित मीडिया बाइट लोगों के सामने है, भारत की धरती पर नहीं, न्यूयॉर्क में बैठकर, कि मेरे दोनों कनपटी पर यदि पिस्टल भी सटा दी जाए तब भी मैं सीटी बीटी पर सिग्नेचर नहीं करूंगा, अगर आपको याद है तो। ये जी, इंडिया की जी। डिप्लोमेटिक लाइन थी और दबाव अमेरिका की तरफ से था, सीटीबीटी पर साइन करने का दबाव यूएस की तरफ से था। दूसरा मामला, एक भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी देवयानी खोबड़ा गड़े के
साथ दुर्व्यवहार का था। उसके बाद अमेरिकी दूतावास से किस प्रकार भारत सरकार ने किस कड़ाई के साथ निपटने का काम किया, वो तो फुटेज अभी भी मौजूद है, अलग-अलग चैनलों के ट्विटर पर भी वायरल हो रही है। आज एकदम से दिखाई दे रहा है कि सरकार कुछ बोल ही नहीं रही है। ट्रंप की भाषा का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। इक्का-दुक्का बयान आ भी रहे हैं तो बचते हुए बयान और ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर देने की कोशिशें हो रही है। कहाँ है विदेश मंत्री? क्यों नहीं बोले प्रधानमंत्री? जनता तो ये जानना चाहती है कि ट्रंप कौन होते हैं हमारे मामले में दखल देने वाले और कश्मीर का फैसला करने वाले, सीज फायर कराने वाले, क्या हमने उन्हें न्योता दिया था क्या? देखिए, जहाँ तक पहलगाम की बात है, वहाँ हमारी सिक्योरिटी चूक हुई, हमारे सरकार ने अभी तक माना हुँ, नहीं है। खोजबीन वगैरह करने की बात है, कुछ कहा नहीं है, सबको मालूम है इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा और केवल दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, ये बहुत गुस्सा दिलाने वाली चीज़ है कि हमारे 25-26 लोगों को जिसमें हमारे एक लेफ्टिनेंट भी थे नेवी वाले और दूसरे भी लोग हुँ, थे। औरतें को तो खैर नहीं मारा लेकिन इन लोगों को उन्होंने चुन-चुन के मारा। और इसका जी, बदला लेने की बात कही गई थी और बदला लेने जैसी कोई चीज़ नहीं है, चारों कहाँ गायब हो गए पता नहीं। इतना ज़रूर आया था कि 3 पाकिस्तानी हैं और 1 इंडियन था जो कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेके आया था, लेकिन आगे क्या हुआ? जहाँ तक हमारी विदेश नीति की बात है, जो आपने 2 घटनाएँ कहीं बहुत ही सही बात है। इंदिरा गांधी ने भी जिस तरह से 1971 के पहले वहाँ वाशिंगटन में जाके व्हाइट हाउस में जिस तरह के उस तरह के प्रेसिडेंट को हड़का दिया था, उनको बड़ा हुँ, असहज हुआ था कि भई ये जी, किस तरह की जी, किस तरह की लेडी है ये। और वापस आई थी और अभी मैं देख रहा था कल-परसों हमारे ट्रोल्स जो हैं, बेशर्म वो इंदिरा गांधी को कैर करके कर रहे हैं कि 1971 में उन्होंने क्या किया। यानी वह हुँ। पुराने जितने भी हमारी बहादुरी अच्छाई चीज़ थी उसको खत्म कर इसीलिए दी। मैंने इंदिरा लेकिन गांधी वाला उदाहरण नहीं दिया सर, इसलिए कि वो चीजें लोग जानते हैं और वो हमारे होश हमारे जन्म के पहले की घटना है। जो हमारे दौर की बात है, जिसे लोग कमजोर सरकार कहते थे, वो भी इतनी ताकतवर थी। और ये 56 इंच के सीने वाली जो सरकार कही जाती है, इसकी स्थिति ये है कि वो भीगी बिल्ली जैसी लोग कुछ लोग भीगी बिल्ली कह रहे हैं, मैं नहीं मानता अपनी सरकार को। जी। तो जो भी हो तो यहाँ पे आके इन्होंने जिस तरह से जो भी है इंदिरा गांधी कितनी सशक्त नहीं थी, कहने वालों को भी शर्म आनी चाहिए बल्कि मनमोहन सिंह भले ही चुप रहते थे लेकिन काम वो करते थे जो करना चाहिए था देश के हित में। यहाँ हुँ, पे विदेश मंत्री वहीं तक उनको ढील दी गई थी कि जाकर बोले और पूरी मीडिया दिखाती थी कि हमारे जयशंकर जी जो हैं प्रसाद जो हैं, वो एक बहुत पढ़े लिखे हैं, उन्होंने किताब लिखी है। किताब बेसिकली हुँ, उन्होंने आरएसएस की प्रशंसा में लिखी है और कुछ नहीं लिखी है। खैर जो भी जी। हो कि वो बाहर में जाके विदेशों में अपने देश के हित की बात करते हैं, लेकिन वहीं तक बोलते हैं जहाँ तक इनको छूट मिलती है और जो भारत हुँ, की वर्तमान जो विदेश नीति है, जिसमें वह अमेरिकी परस्त है, अपनी बोलने की क्षमता हम खो चुके हैं और उसका एक महत्वपूर्ण कारण है, विशेष फिर डिटेल में नहीं जाएँगे, वह है अदानी का जो भी वह ब्राइब वाला केस है, 250 मिलियन वाला है। बाद में भी राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके लिखा था कि वो 250 क्या दे दिया गया, सल्टा दिया गया, वो भी सवाल फिर से आ रहा है। तो हमारी विदेश नीति उसके कारण कुंठित हो गई है, लेकिन इसके बावजूद इतना तो बोल ही सकते थे बिना ट्रंप का नाम लिए। इतना बोल सकते थे हमारे प्रधानमंत्री भी, विदेश मंत्री भी, रक्षा मंत्री भी, ये लोग क्या कर रहे हैं, हुँ, क्या हमारा अंदरूनी मामला हम उससे नहीं करेंगे। और जो भी काम है इसको खुलेआम रूप से केवल डीजीएमओ से नहीं, यानी एक एयर मार्शल या लेफ्टिनेंट जनरल से ही नहीं, बल्कि खुलेआम डायरेक्ट विदेश मंत्री इस बात को कहते कि यह पाकिस्तान डीजीएमओ से प्रस्ताव आया था और हमने भी सोचा था कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है और पाकिस्तान सबक सीख चुका है इसलिए करें। लेकिन सारा हुँ, श्रेय इसका वह ट्रंप जो कि एक बहुत ही धूर्त व्यापारी हैं और वैसे व्यापारी हैं जिनके हाथ में बहुत आर्थिक शक्ति है, मिलिट्री पावर है हुँ, और दुनिया में एक नई तरह की चीजें पैदा करना चाहते हैं, जहां से कि बिना युद्ध किए जी, हुए चाहे पनामा कनाल हो, ग्रीनलैंड हो, कनाडा हो, रूस हुँ, यूक्रेन में ज्यादा उनकी चलती नहीं है, वहां तो उनकी बत्ती बंद है। मिडिल ईस्ट में भी नेतान्याहू तक को दरकिनार कर रहे हैं ताकि वह बाकी लोगों से अब इसी से अंदाजा लगाइए कि 400 मिलियन डॉलर का इनको बोइंग 747 गिफ्ट मिल रहा है। ये मजाक है हुँ, मतलब कतर की तरफ से। तो ये चारों तरफ जी। से जो लूटने की इनकी होड़ लगी हुई है, भारत, पाकिस्तान दबता है तो एक समझ में आती है। भारत क्यों झुक रहा है भई? कोई कारण नहीं बनता है भारत को इस तरह झुकने का और यह अच्छी स्थिति नहीं है। यह दुखद है और अफ़सोसजनक है। जी। नहीं, एक सवाल अक्सर लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया में इसकी चर्चा है कि सत्ता के एक करीबी
पूंजीपति की स्थिति यह है कि अमेरिका के अंदर उनके ऊपर गंभीर मामले चल रहे हैं। कथित रिश्वतखोरी का मामला है हुँ। और कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं सत्ता उसकी वजह से तो नहीं झुक रही है, क्योंकि सत्ता के गोदी सेठ को बचाना, कुछ लोग ये मानते हैं कि गोदी सेठ को बचाना मौजूदा दौर में इस सत्ता की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपरी पायदान पर होता है। तो क्या राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी गोदी सेठ ही बीच में आ जाएँगे? ये बहुत बढ़िया प्रश्न आपका, यानी पूरा पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी वो इकोनॉमी, वो अरसा जिसके पीछे राजनीति है। राजनीति हुँ, भारत के लिए नहीं, राजनीति यहाँ के अर्थतंत्र के लिए किया जा रहा है। भारत की अर्थतंत्र नहीं, बल्कि चंद बड़े धनाढ्यों के हुँ, लिए किया जा रहा है। पूंजीपति शब्द को मैं हटा रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग। और इसीलिए ऐसा भी लग रहा है, जैसे उदाहरण के लिए मिलिट्री की तरफ से जाएँ, तो चीन के जो वॉर इंडस्ट्रीज़ है, वो सडनली 10 टू 12% उसका वर्ल्ड मार्केट में वैल्यू बढ़ गया। उसका एयर टू एयर हुँ, मिसाइल जो है PL-7 या जो भी है, वो बढ़ गया। उसका जो जी, फाइटर प्लेन है जेफ हुँ, 7 जेफ जी, 7 जो भी है उसका, वो जो पाकिस्तान के पास है, उसका वैल्यू बढ़ गया है। जो भी उसने मारा जी, हो, ना बढ़ा हो, लेकिन इस टक्कर में आया है। तो एक तो पॉलिटिकल इकोनॉमी का हिस्सा वो दिखता है। दूसरा जो आपने कहा, वह पूर्णतः मैं उससे मतलब उसका समर्थन करता हूँ कि इस आधार पे हम झुक रहे हैं। तीसरे, क्या यह लगता है, मुझे नहीं लगता है कि क्या हम बिना अमेरिकी मदद के छोटे-छोटे देश वेनेजुएला, यहाँ तक कि बुर्किना हुँ, फासो जो साहेल रीजन का अफ्रीका का एक छोटा-सा हिस्सा है और उसके 3 जो 2-3 देश हैं, ये लोग और वेनेजुएला से मिलके क्यूबा और वियतनाम जैसे लोग स्वतंत्र में अपनी शक्ति से, अपने धन संपदा से आगे बढ़ सकते हैं। भारत तो बहुत ही हुँ, रिच है इसमें जहाँ तक है, 3 तरफ से समुद्र है, चौथे तरफ से हिमालय पहाड़ है, हमारे अंदर में हर तरह के यूरेनियम का भले ही भारी मात्रा में ना हो, लेकिन बाकी हर तरफ के जो लिथियम यानी रेयर अर्थ है जो कश्मीर में पाया गया हुँ, काफ़ी पहले से है, जी, निकालने में थोड़ा महँगा पड़ेगा बात अलग है। टेक्नोलॉज़ी में हम कहीं पीछे जी, नहीं हैं। हमारे हुँ, टेक्नोक्रेट्स बाहर जाके अमेरिका और वहाँ काम करते हैं। हमारी क्या मजबूरी ऐसी आ रही है, वह थोड़ा समझने में दिक्कत ज़रूर है। लेकिन हमारे जो जो घूसखोरी वाला मामला कह रहे हैं, एक तो वहाँ पकड़ा गए। दूसरे, हुँ, हमारे बड़े पूंजीपति जैसे अरब कंट्री के बड़े-बड़े जो लोग हैं, जैसे मोहम्मद बिन सलमान जो हैं सो हुँ, कॉल्ड प्रिंस, हालाँकि सारा कुछ वही चलाते हैं, सऊदी अरबिया वाले। जी, वो एक बहुत बड़ा कहें तो क्रिमिनल है। उन्होंने उसके अमेरिकी हुँ, पत्रकार को ही मरवा दिया था छोटे-छोटे करके, छोड़िए उसकी बात। और ये लोग हुँ, क्या है? ये लोग वहाँ के मिलिट्री या धर्म के नाम पर एक गुंडे हैं बड़े रूप में और उसको पालते हैं और हुँ, बिना अमेरिका के मदद के, बिना अमेरिकी मिलिट्री बेस के, जो कि 10-15 ऐसे-ऐसे देशों में वहाँ के जितने अरब कंट्री हैं, कतर हो, इजिप्ट हो, ये नाम मैंने लिया यूएई हो, ये सब में उनके हुँ, बेस हैं, इनके बिना नहीं टिक सकते। भारत की ये मजबूरी जी, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये हो रहा है, तो ये हमारी कमजोरी है और यह नरेंद्र मोदी की सरकार की वह कमजोरी है जो अभी तक इन्होंने छुपाने की कोशिश की थी और 4 दिन के युद्ध में भंडा जी, फूट गया। बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो खाक की। जी। जी। बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो खाक की आपने कहा। तो चलिए बंद मुट्ठी से जुड़ा हुआ एक सवाल और आता है। सवाल है आपने ज़िक्र किया वो पाकिस्तान के वो चाइना वाली मिसाइल कि उसका रेट बढ़ गया, उसकी प्राइसेज़ बढ़ गई या शेयर बढ़ गया जो भी हुआ। एक दासो कंपनी है, दासो कंपनी फ्रांस की है जिसने रफ़ाल को मैन्युफैक्चर किया, रफ़ाल बनाया। भारत जी। ने खरीदा। फ्रांस में कुछ लोगों ने क्लेम किया, यहाँ तक कि इंटेलिजेंस इनपुट बताते हुए क्लेम किया, मैं नहीं जानता क्या है, कि रफ़ाल भी गिराया गया। लेकिन हम मेरी सोच तो यही है कि भारत सरकार ने जो कहा वही सही है, कोई रफ़ाल नहीं गिराया गया। लेकिन दासों के शेयर गिर गए, रफ़ाल बनाने वाली कंपनी के शेयर ड्रॉप हो गए। उसमें जो गिरावट है, क्या संदेश गया है? देखिए, क्या एग्ज़ैक्टली हुआ जो आपने कहा, मैं भी इसी से शामिल होऊँगा, मतलब इसी के आधार पे करूँगा। भारत सरकार ने भी कहा है, एक कोई जहाज़ ज़रूर मिला था जिसको आर्मी ने घेर लिया और उसका फ़ोटो वग़ैरह सामने नहीं आया। शुरुआती दौर में हुँ, कुछ आया था। इसलिए जो हमारे डीजीएमओ ने कहा, लोगों ने कहा कि हमारा कोई भी सैनिक या इस तरह की चीज़ें नहीं मरी है, हालाँकि 5-6 लोग मरे हैं, वह तो ख़ैर आ हुँ, गया है। और आज भी हम उतने ही लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदमपुर चले गए, जहाँ की पाकिस्तान ने दावा जी, किया था कि हमारे S-400 के बेस को मार दिया गया। हम नहीं मानते हैं हुँ, वो, मतलब ये कहते हैं कि हम अभी भी पूरी तरह से तैयार हैं हमारे अपने जवानों के कारण, अफ़सरों के कारण, जो हमारे इक्विपमेंट है वो है।
लेकिन कहीं न कहीं लग रहा है कुछ छुपाया जा रहा है, हम उस पे नहीं जाएँगे। लेकिन राफ़ेल जिस दासों की बात कर रहे हैं, डसॉल्ट है, जो भी है, वह मार्केट में वैल्यू गिरी है। वैसे राफ़ेल भी जो है अब जनरेशन जो कहते हैं 4th जनरेशन की है, 5th जनरेशन तक भी नहीं पहुँच पाती है, तो 6th जनरेशन की बात हो रही है। 6th जनरेशन तो खैर कुछ ही लोगों के पास है, मतलब कुछ ही कंट्री के पास है, रशिया है, चाइना है, अमेरिका, इन्हीं लोगों के पास है। 5th जनरेशन की भी जहाज़ भारत या पाकिस्तान के पास नहीं है, 4th जनरेशन के साथ चलते हैं। उनका F-16 या उसका मॉडिफाइड वर्ज़न है। हमारे पास जो भी सुखोई या मिग-31 है उसके हैं। S-400 काफ़ी है, एडवांस है, हमारे एक अपना बना हुआ आकाश है, ये सब है। लेकिन हम उस जनरेशन नहीं आ पाते, लेकिन हमारा दुश्मन भी इसी हालत में है, तब हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम ज़बरदस्ती अंधाधुंध उस तरफ जाएँ। तो संदेश तो यही है कि अब इस 4 दिन के बीच में जो भी हमने किया, जो भी हमने खोया, जो भी हमने पाया, लड़ने के बाद भी, इतना करने के बाद भी डिप्लोमैटिकली हम हारे। मैं हारना पूर्ण नहीं, लेकिन हम जीते नहीं, ये कहते हैं, जी, डिप्लोमैटिकली हम नहीं जीते। लेकिन जी, मिलिटरीली हम जो जीते और उसमें जो हमारी कमियाँ आई और हमने बीच में अचानक रोका, 4 दिन और हम ठोकते तो क्या होता पाकिस्तान को। हुँ, लेकिन इससे हमें बहुत कुछ मिलता है। एक तो एलिंट की बात हम देख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, यानी उनका जो भी बातचीत हो रहा जा रहा है उसको टैप करना। जी, साइबर में हम शायद कमज़ोर पड़े हैं, पाकिस्तान ने हमारे कुछ जगहों के इलेक्ट्रिसिटी को ठप कर दिया। ये न्यूज़ में आया, हुँ, उन्होंने दावा किया है। हमारे सरकार ने विरोध अभी तक नहीं किया है। जहाँ तक काउंटर इंटेलिजेंस या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात है, काउंटर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बात है, हम पीछे नहीं रहे, चाहे मिराज हो, चाहे हमारा ये S-400 सरफेस टू जी, एयर मिसाइल हो या आकाश हमारा खुद का बना हुआ हो, उसमें हम पीछे नहीं रहे हैं। पाकिस्तान भी अपना करेगा और साथ-साथ यह भी देखना पड़ेगा कि ऑल अलोंग बॉर्डर जो हमारे आर्टिलरी हैं, तोप वगैरह, सॉरी, हुँ, टैंक वगैरह का तो इस्तेमाल हुआ हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो ग्राउंड बेस्ड रडार हैं, उनसे हमने कहाँ तक उनके आर्टिलरी ठिकानों को पता किया और मारा? संभवतः शायद ही। हुँ, वहाँ हम संभवतः जी, शायद ये बहुत बड़ा एक प्रश्न आएगा हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जो सीडीएस हैं, जो कंबाइंड वो है, कि हमने उनके आर्टिलरी जो 20, 25, 40 किलोमीटर पीछे जो लगातार हमारे ऊपर मार रहे थे, हमारे जवानों को मारा, हुँ, 20-25 हमारे सिविलियंस को मार दिया, हमारे कई जगह भी तबाह किए। वह हम क्यों नहीं पता कर पाए? सैटेलाइट्स तो नहीं है, लेकिन ग्राउंड बेस्ड रडार 25, 30, 40 किलोमीटर जा सकता था। वो हमारा क्यों नहीं मजबूत हुआ? क्या हम ट्रेनिंग में चूक गए या एडवांस नहीं था? जी, तो ये बहुत सारी चीज़ें आएँगी जो हमें नहीं पता चलेगा जनरल। मैं भी एक रिटायर्ड फौजी हूँ, लेकिन इनकी हुँ, बहुत ज़रूरत होगी, यह लेसन हमारे लिए बनता है और डिप्लोमेसी प्राइम होनी चाहिए। हमारे पिछले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नरावणे ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा कि वॉर जो है वह बॉलीवुड का मूवी नहीं है, हुँ, वॉर जो है सो रोमांटिक है, रोमांस नहीं है, बल्कि वॉर एक अंतिम हमारा क्षेत्र है। डिप्लोमेसी को प्राइमेसी देना चाहिए, उन्होंने हिम्मत किया। किताब लिखा था, वो छपने नहीं दिया सरकार ने, और उनकी हुँ, बातों को और अधिक हमें समझना चाहिए। बाय द वे मेरे कोर्समेट है आर्मी में, थे मतलब। जी। जी, जी। नहीं, एक थोड़ा-सा इतर हट के सवाल है, क्योंकि देश के माहौल को एक नागरिक के तौर पर रिटायरमेंट के बाद आप भी देख रहे हैं, एक पत्रकार के तौर पर हम भी देख रहे हैं। स्वाभाविक है कि सभी सार्वजनिक जीवन में है किसी न किसी रूप में, तो सब देख रहे हैं। ब्रांड वैल्यू का चढ़ना और ब्रांड वैल्यू का गिरना, डेमोक्रेसी ठीक है, हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में है, सामूहिक नेतृत्व की बात है। लेकिन भारत में तो अभी व्यक्तिवादी लोकतंत्र ही चल रहा है। आप देख ही रहे हैं कि एक व्यक्ति के नाम से शुरू, एक व्यक्ति के नाम पर खत्म। और जब भी इस तरह की ब्रांडिंग की कोशिशें होती है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि ब्रांड जब गिरता है तो औंधे मुँह गिरता है। अगर क्रिकेट का उदाहरण आपके सामने रखें, तो मुझे अच्छे तरीके से याद है कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके तमाम इंटरव्यू हुए दुनिया भर के लिए कोच के, भारतीय क्रिकेट टीम को कोचिंग कौन देगा? तो ऑस्ट्रेलिया से लाए गए मच हाइप्ड कोच, सौरव गांगुली के रिकमेंडेशन पर लाए गए ग्रेग चैपल। ग्रेग चैपल साहब आए, 2, 4, 6 महीने ठीक लगा लोगों को। उसके बाद ग्रेग चैपल साहब इस देश के इतिहास में, क्रिकेट इतिहास में ब्लैक चैप्टर के तौर पर दर्ज होकर के चले गए। अगर इस उदाहरण को हम राजनीतिक तौर पर देखें, तो जिस वक़्त इस देश में अन्ना मूवमेंट के बाद भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था, हालाँकि अधिकांश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम मामलों को नरेंद्र मोदी के दौर में ही खारिज करता चला गया, कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, चाहे 2G स्पेक्ट्रम हो या कॉमनवेल्थ में तो हाल ही में आ गया। लेकिन उस दौर में जो माहौल था, उसमें लोगों के अंदर ये भावना थी कि कांग्रेस जानी चाहिए। कांग्रेस जानी चाहिए तो आनी किसे चाहिए? तो आना चाहिए किसे? तो उस नेता को आना चाहिए जो नेता लंबी-लंबी बातें करता है,
आम बोलचाल में कहें तो लंबे लंबे डींग हाँकता है। इस तरह की बातें की गई कि भाई एक सर के बदले 10 सिर लाएंगे, सबके खाते में 15 लाख रुपए यूं ही मिल जाएंगे, काला धन आएगा तो। और ये ब्रांडिंग जो चल रही थी, ये पिछले 4 दिनों 5 दिनों के घटनाक्रम में क्या लगता है इस ब्रांड का हाल ग्रेग चैपल वाला तो नहीं हो गया है? ब्रांड मोदी की बात मैं कर रहा हूं। मैं समझ गया। आपने बड़ी अच्छे तरीके से एक उदाहरण भी देकर ग्रेग चैपल को, जिसको मैं काफ़ी चिढ़ता था, हालाँकि आजकल तो मैं क्रिकेट देखना बंद कर दिया हूँ और ये जी, डीजीएमओ से पता चला कि हमारे महान क्रिकेटर विराट कोहली ने शायद संन्यास ले लिया है। नहीं तो मुझे जी, नहीं पता था उसके बारे में। डीजीएमओ ने उनकी जी, चर्चा करनी ज़रूरी समझी, जो आर्मी वाले थे। खैर, जी, जहाँ तक व्यक्तिवाद की बात है, यह स्पष्ट है कि व्यक्तिवाद एक उतना ही खतरनाक, जहरीला, पॉइज़नस एक वायरस है, कैंसर के वायरस की तरह, जितना कि धार्मिक हुँ, उन्माद या हुँ, जातीय द्वेष जो है, या रेसिज़्म जो अमेरिका या अन्य देशों में कई जगह पाया जाता है, उसी तरह की भयानक चीज़ है। लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ती है सत्ता वर्ग को उस समय, जबकि जनता हुँ, के मूलभूत अधिकारों को पूरा नहीं कर पाता है। हुँ, आप अमेरिका में देखें, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम पर, जो बेसिकली व्हाइट सुप्रीमेसी का नारा है, और दूसरी तरफ से हुँ, कहें तो अमेरिका में ट्रंप का या उनके जितने भी साथी वो कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल बेस था, मैन्युफैक्चरिंग बेस हम वापस लाएँगे। मैन्युफैक्चरिंग हुँ, बेस अमेरिका से इसलिए नहीं गया था कि वो कर नहीं सकते थे, इसलिए कि बाहर में जैसे दक्षिण कोरिया, जापान, मेक्सिको में कार बनाना, वहाँ सस्ता पड़ता था, रॉ मटेरियल आसानी से मिलता था, वहाँ पे लेबर बहुत सस्ता था अमेरिका की तुलना में, और वहीं से अन्य देशों में बाँट दिया जाता था, अमेरिका की पूँजी लगती थी, टेक्नोलॉजी लगती थी। अब हुँ, क्या लाना आसान होगा, नहीं होगा, अलग बात है, लेकिन मुख्य चीज़ है कि व्यक्तिवाद के रूप पर इस तरह से लाया गया कि पिछले बार जब ट्रंप हारे थे तो वहाँ की औरतें रो रही थी कि यह तो जीसस क्राइस्ट के द्वारा भेजा हुआ आदमी था, तुम्हें हरा दिया इसको ज़बरदस्ती। हालाँकि दोबारा ईश्वर जीत गए। वही हालत जी, यहाँ पे आपके हमारे प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। मतलब अजीबो-गरीब, पता नहीं कहाँ-कहाँ से ये ख्वाब आते हैं लोगों को, या कल्पना करने की बात है। जी, तो पूरी दुनिया में देखिए, उदाहरण के लिए अर्जेंटीना के आप वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो वहाँ के देखिए, और इसके पहले ब्राज़ील के जो पहले थे बोल्सोनारो, उनका कहना था हुँ, कि जब ये कोविड-19 के समय था तो उनका इंजेक्शन या टीका कभी मत लेना। यदि मर्द लेते हैं तो हुँ, उनका चेहरा घड़ियाल बन जाएगा, औरतें लेंगी तो दाढ़ी आ जाएगा। हुँ, यानी ये महान-महान मूर्ख लोग, लेकिन ये बोलने में बहुत तेज़ है। ये बहुत हुँ, अच्छी-अच्छी भाषण देते हैं, जनता बड़ी खुश होती है। वही हालत हिटलर के साथ था, मुसोलिनी के साथ था। लेकिन जी, यह इस आज के दिन में पूंजीवादी व्यवस्था के लिए ज़रूरी है कि ऐसे लोग आएँ, जो बोल सकें, ड्रामेटिक कर सकें, एक तमाशा पैदा कर हुँ, सकें। और व्हाट्सएप ऐसा एक मीडिया बन चुका है, सोशल मीडिया का हिस्सा बन चुका है, जी, कि अच्छे खासे पढ़े लोग विज्ञान का नाम लेके धर्म के उस अंधविश्वास को बढ़ा रहे हैं, जिसका कोई आधार नहीं है। मतलब आश्चर्य होता जी, है कि आया तो कहाँ से है? तो अभी की जो आपने उदाहरण दिया, औंधे मुँह गिरने वाली, यह सही में औंधे मुँह गिर रहा है। लेकिन मैं एक लाइन इसमें ये कहना चाहूँगा कि औंधे मुँह गिर के यदि समाज में परिवर्तन होने की बात आती है, तो जब आंदोलन खड़ा होता है, तो मुख्य रूप से 2 रास्ता, एक तो पूर्ण बर्बादी की तरफ, जो 2014 में भारत में हुआ, यहाँ तक कि हुँ, यूक्रेन में हुआ या अन्य देशों में हुआ, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में चले गया, या लेफ्ट में जी, जाना था। तो लेफ्ट में जाने के बाद से मेरे एक साथी हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट हैं, उनका हुँ, कहना था कि लेफ्ट ने भी निराशा कर दिया, वो धराशायी हो गए, वैसे ही हो गए जैसे आम आदमी पार्टी हो गई। तो जनता के जी, पास ऑप्शन कहाँ था? वो 2014 से इसके हुँ, पीछे पड़े हैं, और आज भी जनता के पास ऑप्शन क्या है? मेरा ऑप्शन वो नहीं है कि यदि मोदी जी नहीं रहेंगे तो कौन आएगा? नहीं, मेरा ऑप्शन है कि इस व्यवस्था से परे, कांग्रेस भाजपा से हुँ, परे कौन आएगा? वो ऑप्शन ना होने से जो अगला आएगा वो और भी भयानक होगा, जो बोलने में और भी ज़्यादा घटिया बातें करेगा, और भी अंधविश्वास की बातें फैलाएगा, और भी भारत को 2000 से क्या 5000 वर्ष पीछे लेके जाएगा, या 2000 वर्ष आगे की ख्वाब दिखाएगा। हाँ, बोलने में माहिर होना चाहिए ताकि जनता उसकी बात को बड़ी ध्यान से सुने, और कहेगा तुम्हारे जुमला अभी पहले पहले जुमले आते थे, जैसे इंदिरा सर इस गांधी के देश टाइम में में। ये भी हुआ है, इस देश में ये भी हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी जेब से एक डायरी निकाल कर के लोगों को दिखाता था और वो व्यक्ति आप देखिए इस देश में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बाद वही अवतार मान लिए गए सत्यवाद के और उनके नेतृत्व में लेफ्ट और राइट एक ही प्लेटफॉर्म पर स्ट्रेटेजिक अलायंस में आकर के चुनाव जीत के चले गए। लोगों को लगा कि इस देश में बोफोर्स से बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है।
राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। तो ये देश अवतारवाद में यकीन करता रहा है। मैं आपको बताऊं, आपने तो जी, देखा होगा, मैंने पढ़ा है, जयप्रकाश नारायण के मुद्दे निश्चित तौर पर बड़े वाजिब मुद्दे थे। लेकिन इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरे पापा भी जेपी मूवमेंट का हिस्सा थे। आंदोलन से जुड़े हुए 99% लोगों को उन मुद्दों से मतलब नहीं था, वो जेपी में एक अवतार देख रहे थे। इंदिरा गांधी के साथ जो लोग जुड़े थे, वो इंदिरा गांधी में एक अवतार देख रहे थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ जो लोग जुड़े थे, उनमें एक अवतार की छवि देख रहे थे। नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े हुए लोग तो उन्हें भगवान और क्या क्या बना ही दिया था। आज ही उनके कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मोदी के बिना तो दुनिया चल ही नहीं सकती। तो क्या जी। लगता है, लोकतंत्र और अवतारवाद ये दोनों विरोधाभासी अवधारणा है। ये नहीं, वो पैराडॉक्सिकल कॉन्सेप्ट है एक तरह से। ये ये पैराडॉक्स कैसे इसके साथ सरवाइव कर रहा है, और क्या इन दोनों का, पैराडॉक्सिकल चीजों का एक साथ सर्वाइवल ही खतरे की घंटी तो नहीं है? पैराडॉक्सिकल होने के बावजूद जब जन उभार उठता है, आपने जेपी मूवमेंट की बात की, हम्म, 74-75 की बात, अभी हाल-फिलहाल में हम्म, हम लोगों ने 2012-13 में देखा। और हम्म, हमारे देश में निश्चित रूप से जिस आधार पे आप चाहते हैं या मैं चाहता हूँ या कुछ पढ़े-लिखे लोग चाहते हैं कि हम्म, वैज्ञानिक आधार पे हो, वो हटा के हम अंधविश्वास से एक भाग्यवादी बन गए कि बदलेगा, भगवान करेगा, हम्म, ये करेगा, वो करेगा। और ये पूरी दुनिया में इसको मीडिया ने बनाया है, इस सत्ता ने बनाया है, जी, इस पर बिलियन-बिलियन डॉलर की इंडस्ट्रीज़ है, जो कि अमेरिका की वो करके जी, देती है, इनको करवाती है। और उस इंडस्ट्री का हम्म, काम है कि जनता के दिमाग को वहाँ रखा जाए। और उसके खिलाफ तोड़ना है। हम्म, तो आपके इस सवाल और जो आपने जवाब दिया जहाँ तक पहुँचा है, अपने आप में वह जवाब है, मैं उसके साथ हूँ और इस चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत है कि हम फिर से एक तार्किक और वैज्ञानिक आधार पे जनता को दिमाग को मोड़े, जो कि कम से कम इसका जो नेतृत्व ले सके और बाकी जनता को आगे बढ़ा सके और आधार बदले कि फिर से उस तरह की किताबों को ना पढ़े। एक लाइन में इतना बता दूँ कि जो हमारे शहीद भगत सिंह हैं, उनको आजकल स्कूल और कॉलेज के सिलेबस से बाहर कर दिया गया है क्योंकि केवल वह हम्म, शहीद अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वह मार्क्सवादी थे, एक क्रांतिकारी विचारधारा रखते थे, इसलिए लोग डर हम्म, रहे हैं और हम उसको वापस लाएँगे। जी, जी। यहाँ तो यहाँ तो लोगों की चले तो, अगर HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का जिक्र अगर इतिहास की किताबों में नहीं होता, तो पता नहीं किसी न किसी तरह से भगत सिंह को भी दक्षिणपंथी धारा से लोग जोड़ ही देते, कोई ठीक नहीं था। आज जिस प्रकार की चीजें, लोग भरोसा भी कर लेते। खैर, आखिरी सवाल पर आ रहे हैं सर। 6-7 मई की दरमियानी रात से आज 13 मई है जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। क्या ये हफ्ता नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी को, जिस पर्सनालिटी को मीडिया द्वारा गढ़ा गया या नरेंद्र मोदी ने गढ़ा, क्या ये हफ्ता और इस हफ्ते के दरमियान भारत सरकार ने जो किया, या अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने जो करने को मजबूर किया, या सीमा की परिस्थितियों ने, बॉर्डर की सिचुएशन ने जिस प्रकार के हालात पैदा किए, इन सब हालातों के बीच नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व नए तरीके से रीडिफाइन होकर, पुनर्परिभाषित होकर लोगों के सामने नए स्वरूप में सामने आ गया है? देखिए कोशिश होगी उसको बचाने की, जो तिरंगा यात्रा हम्म, होने वाला 1 हफ्ते तक, कल से शायद शुरू हो रहा है, वह यही है कि जो गलतियाँ हुई हैं, चूक हुई हैं, भूल हुई हैं और जहाँ हमने नहीं बोला है, वो जनता को फिर से बताएँ कि उसका कुछ कारण है और यह सब तरह का दुष्प्रचार वगैरह होगा। वो खासकर वो लोग कर रहे हैं तिरंगा झंडा का, जो कि शुरुआती दौर में उन्होंने उसमें आग भी लगाया था और हम्म, हाल-फिलहाल तक उसका झंडा भी नहीं फहराते थे। खैर, हम इसके डिटेल में ना जाएँ। रीडिफाइन हो हम्म, चुका है। नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का रीडिफाइन हो चुका है। कई ऐसे लोगों से मैं बता दूँ कि मेरे परिवार के लोग जो पटना के हैं, मेरे ससुराल के लोग और दूसरे लोग, ये सब के सब आरएसएस वाले हैं। मेरे 1-2 को छोड़कर। मैं बचपन में मैं ही डंडा और खाकी वो पहन के वो सब किया करता था। लेकिन मेरे सवाल जी, कुछ हो जाते थे जिसलिए मैं एक तरह से निकाल दिया गया था। मेरे सवाल थे हम्म, कि मुसलमान आते हैं कि नहीं इसमें? तो उन्होंने कहा आते हैं। तो कहाँ है दिखाओ? तो नहीं आते हैं तो क्यों? मैं दोस्त हैं वो भी तो हमारे मित्र हैं, वो भी देश की बात कर रहे हैं और इस छोटे से उम्र जी, में जब 7वीं 8वीं क्लास में था, तो हिंदू-मुस्लिम वाली बात उस समय खैर थी भी नहीं और मैं उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत बड़ा समर्थक था। खैर तो हम्म, आज की स्थिति में रीडिफाइन हो चुका है, पूरी की पूरी पॉलिसी रीडिफाइन हो चुकी है। ये जितने भी हम्म, आरएसएस वाले हैं, उनके मन में बहुत बड़ा-बड़ा प्रश्न आ चुका है और ये लोग कितना भी कोशिश जी। करें, वापस उस रूप में नहीं जाएगा। कुछ चंद इनके बड़े भक्तों को, खासकर जो पेड ट्रोल्स हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं पड़ती है, जो उनके अंदर में है वो और तो बड़ा सबसे ज्यादा उनकी मुश्किल हालत होगा। खराब है। वो तो विक्रम जी। मिस्री पर पड़े हुए हैं, फॉरेन सेक्रेटरी के ऊपर नया स्केपगोट ढूंढा जा रहा है।
विक्रम मतलब ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने वही बातें कही थी जो डीजीएमओ और दूसरे लोगों ने कहा था, लेकिन एक दिन पहले उन्होंने कह दिया था कि भारत के लोगों को इतनी स्वतंत्रता दी जा रही है पाकिस्तान के तुलना में कि अपनी हम्म, सरकार के खिलाफ, युद्ध के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और उसका हम्म, लेकर देखिए कोई नहीं बोल रहा। मोदी तो खैर बहुत बड़े चीजें, छोटी-छोटी चीज़ों में नहीं आते हैं। लेकिन विदेश हम्म, मंत्री कहाँ गए? उनके प्रमुख विदेश सचिव है वो कहाँ गए? उनका मंत्रालय कहाँ गया? और बाकी जो हम्म, तथाकथित रूप से छोटे-मोटे जो हैं, और रेलवे मिनिस्टर हैं, दूसरे सर हैं, गडकरी जी हैं, ये सब क्यों नहीं बोल रहे हैं? बल्कि हम्म, आईपीएस लॉबी को, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लॉबी को आना पड़ा। कहते हैं कि ये तो अपना ड्यूटी निभा रहे थे, इनके ऊपर इस तरह का आक्रमण करना गलत बात है, जो उन्होंने किया उनके ऊपर दंड दिया जाए। पता है कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन एक लाइन इनके अगेंस्ट में जो ये उठा रहे हैं आईएएस और दूसरे लॉबी, क्या इन लोगों ने अपना सही में धर्म निभाया है 2014 के बाद से? जी, ये लोग क्या झुक नहीं गए हैं? तो आपके सवाल का जवाब ये है कि एक नई परिस्थिति पैदा हो रही है, जो अंदर से बबूले नहीं, बड़ी भयानक रूप से आ रही है, और इसका विपक्ष ने सही तरीके से इसको उठाया। यदि बसपा वाली हम्म, छोड़ दीजिए, एक उदाहरण दे रहा हूं कि वो अभी भी लगी पड़ी है कि हम सरकार के साथ, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन हम्म, सही ढंग से उठाया, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे दूसरे लोग हैं, तो मोदी का जो व्यक्तित्व इर्द-गिर्द जो बनाया गया था, वह हवा में जाने वाला है कपूर की तरह। जी। और राहुल गांधी ने भी कहा है कि स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए। चाइना वॉर के समय में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी डिमांड की थी जवाहरलाल नेहरू सरकार से कि स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने भी इसी लाइन पर किया है। लेकिन एक वाकया मुझे याद आ रहा है सर, ये लाहौर शिखर वार्ता का वक्त था और उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जब पहुंचे थे पाकिस्तान, उस वक्त के सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने भारत के प्रधानमंत्री को सैल्यूट नहीं किया था, सलामी नहीं दी थी, परंपरा का निर्वाह नहीं किया था मौजूद होने के बावजूद। और उसके बाद हमने देखा कि जब आगरा शिखर वार्ता के लिए जनरल मुशर्रफ भारत आए थे, उस वक्त भारत के नौसेना प्रमुख एवाई टिपनिस थे शायद, जहां तक मुझे नाम, हुँ, अगर मैं सही हूं तो टिपनिस साहब थे। तो हुँ, एवाई टिपनिस साहब ने जनरल मुशर्रफ को, जबकि वो राष्ट्रपति बनकर आए थे तब हुँ, हुँ, 2001 में शिखर वार्ता के लिए, उनको हुँ, सलामी नहीं दी थी। तो डिप्लोमेटिक भाषा में जवाब दिया जाता रहा। आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप का जवाब नहीं दिया जा रहा है, उनकी भाषा शैली का जवाब नहीं दिया जा रहा है, उनके दावे का जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो आखिर क्या वही बात होगी जो नरेंद्र मोदी सरकार एक दौर में कहती थी, न कोई घुसा है न कोई घुसा था। वो बात तो अब कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, आर्मी के 2 लोग थे, उसके साथ-साथ विदेश सचिव थे, और जिस प्रकार से उधर से ड्रोन हमले और मिसाइल अटैक हो रहे थे, यहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम और यहाँ के बहादुर जवान, बहादुर सैनिक और सुपीरियर टेक्नोलॉजी के सहारे उसे गिरा रहे थे, और साफ दिख रहा था कि 2 परमाणु ताकतें युद्ध के मुहाने पर हैं। तो युद्ध से बुद्ध की तरफ जाने की बजाय डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की तरफ यदि जाने की परिस्थितियां हैं, तो भारत के लिए, यदि इसमें तथ्य है जो बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, तो इससे ज्यादा निराशाजनक कुछ नहीं हो सकता, और नेतृत्व की विफलता की पराकाष्ठा मानने में इसे कोई गुरेज नहीं है। अफसोस इस बात का है कि भारत सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप के दावे का खंडन नहीं किया और खंडन करने की जरूरत नहीं समझी। आने वाले वक्त में खंडन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की परिस्थितियों में इस देश के अंदर बढ़त बनाने के बावजूद, पाकिस्तान के ऊपर बढ़त बनाने के बावजूद, पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए जाने के बावजूद, जिनकी मिसाइलें, जिनके ड्रोन लगे थे, अप्रत्यक्ष रूप से उनके दांत खट्टे कर दिए जाने के बावजूद जश्न का माहौल नहीं है। इतना सन्नाटा क्यों है? तो इस सन्नाटे की परिस्थितियों को, सन्नाटे को चीरती सनसनी वो टीवी पर अच्छी लगती है, लेकिन इन परिस्थितियों को उस सनसनी की निगाह से नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और राजनय, जिसको कहते हैं डिप्लोमेसी, इन सब के लिहाज से देखा जाए तो भारत सरकार मौजूदा दौर में विदेश नीति कहीं न कहीं पूर्व की भांति सफल होती हुई दिखाई नहीं दी है, और नरेंद्र मोदी के ब्रांड को, जैसा के सिंह साहब कह रहे हैं, निश्चित तौर पर इससे धक्का लगता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते हैं आने वाले वक्त में कोर्स करेक्शन किस प्रकार से होता है, लेकिन याद रखिए, सियासत और जनभावना किसी कोर्स करेक्शन का इंतजार नहीं करती। ये इस देश की सियासत है जिसने बोफोर्स के सहारे सीढ़ियां चढ़े वीपी सिंह को मंडल के सहारे उतार दिया था। ये इस देश का मिजाज है, सही हो या गलत हो, अफवाह हो या वास्तविकता हो,
अफवाह के सहारे ही आकर के मिस्टर क्लीन की छवि के बावजूद 1989 में कांग्रेस को आधे से भी कम पर लाकर रोक लिया था और अटल बिहारी वाजपेयी का फील गुड और इंडिया शाइनिंग कहीं ना कहीं बिखर कर रह गया था। और आज की परिस्थितियां तो जन भावना से ओतप्रोत उस वक्त की मिसाल है जिस दौर में पाकिस्तान को गाली देना ही, चीन पर चुप्पी साध लेना और पाकिस्तान पर, चूंकि वहां एक धर्म विशेष के, संप्रदाय विशेष के लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, राजनीतिक राष्ट्रवाद को ही, सुविधावादी राष्ट्रवाद को ही, चुनावी राष्ट्रवाद को ही इस देश में राष्ट्रवाद का प्रतिरूप मान लिया गया। तो उस प्रतिरूप का कहीं ना कहीं शिकार नरेंद्र मोदी सरकार को तो होना ही था और स्वाभाविक है कि वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए के सिंह साहब आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार अभिषेक जी, धन्यवाद।